वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 10 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी कि 22nd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स को जल्द ही अपॉइंट कर लिया जाएगा और इनका अपॉइंटमेंट अभी अंडर कंसिडरेशन है। तो आइए बात करते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक ऑर्डर के माध्यम से बनाया गया था। मतलब इसके लिए कोई कानून नहीं आया है। इस लिहाज से आप इसे नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टैच्यूटरी बॉडी तो उसे कहते हैं जिसके संबंध में पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून पास किया गया हो। तो ये तो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। लॉ कमीशन को स्टैब्लिश करने की प्रथा ब्रिटिशर्स ने ही शुरू कर दी थी 1934 में। इसे 1933 के चार्टर ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से स्टैब्लिश किया गया था और उस दौरान इसे चेयर किया गया था लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला लॉ कमीशन 1955 में बनाया गया और इसका टर्म 3 साल का था। उसके बाद से अभी तक टोटल 21 कमीशंस बनाए जा चुके हैं, मतलब उसके आगे। ये एक एडवाइजरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये लीगल मैटर्स में एडवाइस करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होते हैं, एक तो देखिए फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, इसके अलावा 4 होते हैं फुल टाइम मेंबर्स, जिसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी शामिल होते हैं। लॉ और लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज जो भी होते हैं लॉ मिनिस्ट्री के, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये होता है कि जो कोई भी लॉ या लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके मेंबर बन जाएंगे, लॉ कमीशन के मेंबर बन जाएंगे। इसका मतलब अगर आप समझना चाहें तो जो भी आपकी माता जी के भाई हैं वो आपके एक्स ऑफिशियो मामा जी हैं। जो कोई भी आपकी माता जी के भाई होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके मामा जी हो जाएंगे। यही है मतलब एक्स ऑफिशियो का। इसमें 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते, मैक्सिमम 5 ही हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं अपने पद से, वो इस कमीशन के हेड बन सकते हैं। फर्दर रोल्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं? लॉ कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए किसी भी रेफरेंस के ऊपर, जो भी पॉइंट उनको बताया जाए उसके ऊपर, या कोई मुद्दा उन्हें लगता है कि इस पर हमें कंसिडरेशन करना चाहिए, तो उसे वो सुओ मोटो भी ले सकते हैं। सुओ मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान में ले लेना, मतलब खुद से ही उसे कंसिडरेशन में ले लेना। ऐसे किसी पॉइंट पर जो लॉ से एसोसिएटेड हो वो रिव्यू करते हैं, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हें। फर्दर नए कानून किस प्रकार के बनाए जाने चाहिए इस संबंध में वो सजेशंस देते हैं। ये जो भी हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसमें क्या सुधार होना चाहिए इस संबंध में रिसर्च करते हैं। क्यों डिले हो रहा है, कैसे केसेस का स्पीडी डिस्पोजल हो सकता है, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो केसेस को लड़ने में खर्चा आता है उसे कैसे कम किया जाए, इन सभी बातों पर ये सजेशंस देते हैं। यद्यपि ये जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं वो नॉन बाइंडिंग है, मतलब कि सरकार उन्हें माने या ना माने कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इनके रिकमेंडेशंस को संज्ञान में जरूर से लिया जाता है। गवर्नमेंट या कंसर्न डिपार्टमेंट चाहे तो इनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें, बट सामान्यतः ऐसा नहीं देखा जाता। जो भी इनकी रिकमेंडेशंस होती हैं वो संज्ञान में ली जाती हैं और उन पर काम किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है। हमारे सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की मौत हुई एक हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनकी वाइफ के साथ और 11 लोग यानी कि टोटल 13 लोग की कैजुअलिटी हुई जब MI-17V5 हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तमिलनाडु के सदर्न पार्ट में। इस पर हमने एक विस्तार से बात की भी थी, लास्ट सेशन में भी इस पर चर्चा हुई थी, एक सेपरेट वीडियो भी इस पर बनाया जा चुका है। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इस पद का क्या मतलब है? इनिशियली इंडिया में ऐसा कोई पद नहीं हुआ करता था। जो 3 विंग्स हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके बीच में अक्सर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता था। आपस में कोई एक यूनिफाइड कमांड नहीं होता था तो दिक्कत तो होती थी। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एक यूनिफाइड कमांड बनाएंगे जिससे ये तीनों विंग्स अपने इंस्ट्रक्शंस अवेल कर सकें। इसी बात को संज्ञान में लेकर सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाया गया। ये सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के। ऐसा कोई पद होना चाहिए। इस संबंध में 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसके बाद जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई गई थी उन्होंने भी सजेस्ट किया था। इसमें जो भी इंडिविजुअल होते हैं वो एक 4 स्टार जनरल होते हैं। सीडीएस एक परमानेंट चेयरमैन की तरह वर्क करते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, जिसके अंदर तीनों सर्विस चीफ आ जाते हैं। मतलब कि ये जो कमेटी है इस कमेटी में नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के चीफ होते हैं
और इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं सीडीएस, मतलब तीनों लोग इनसे इंस्ट्रक्शंस अवेल करते हैं। इनका कोर फंक्शन होता है कि जो तीनों विंग्स हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनमें एक ऑपरेशनल सिनर्जी देखने को मिले और इंटर सर्विस फ्रिक्शन ना आए, कोऑपरेशन बना रहे। जो भी व्यक्ति सीडीएस के पद पर होते हैं वो अपने पद के समाप्त हो जाने के बाद कोई गवर्नमेंट ऑफिस अवेल नहीं कर सकते। फर्दर अपने पद से जाने के बाद वो 5 सालों तक बिना सरकार के अप्रूवल के कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ले सकते। रोल्स एंड फंक्शंस की बात करूं तो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस इनके द्वारा दी जाती है, मतलब यहीं से तीनों विंग्स के जो हेड हैं वो अपनी एडवाइस अवेल करते हैं और गवर्नमेंट को भी एडवाइस देते हैं। ये क्या प्रोक्योरमेंट करना है, कैसी प्लानिंग होगी, लॉजिस्टिक, आर्म फोर्सेस को क्या जरूरी है, ये सब यही एडवाइस करते हैं। लैंड एयर सी ऑपरेशंस में सिनर्जी बनी रहे, जिसके तहत कई बार ट्राई सर्विस थिएटर कमांड बनाए जाते हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग्स काम करती हैं, उनकी बटालियंस होती हैं, उन्हें भी इन्हीं के संज्ञान में बनाया जाता है। इसके अलावा जो सीडीएस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लीड किए जाने वाले न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी मिलिट्री एडवाइजर होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियर वेपन्स कब और कैसे इस्तेमाल किए जाएं इस संबंध में भी एडवाइस इनके द्वारा दी जाती है। जो ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्हीं से कमांड लेते हैं। ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर की तरह काम करते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए, और परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी यानी कि COSC के। सीडीएस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के भी मेंबर होते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि क्या एक्विजिशन होना है, और डिफेंस प्लानिंग कमेटी के भी मेंबर होते हैं। आपने समझ लिया होगा कि सीडीएस का पद इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इस पद पर रहने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दौरान विपिन रावत जी की मृत्यु निश्चित तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, जिसके क्रैश के बाद उनकी और उनके साथ 12 और लोगों की इंक्लूडिंग हिज वाइफ मौत हुई। रशियन मेड हेलीकॉप्टर है, खजान हेलीकॉप्टर्स ने इसे प्रोड्यूस किया हुआ है। इंडिया में इसे इंडक्ट किया गया 17 फरवरी 2012 को। कैपेबल हेलीकॉप्टर है, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का हेलीकॉप्टर है। ये इक्विपमेंट कैरी कर सकता है, इसमें कार्गो कैबिन होता है। ये टेक्निकल एयर असॉल्ट टीम को ड्रॉप करवा सकता है और कोई घायल व्यक्ति है या सोल्जर्स हैं तो उन्हें कैरी भी कर सकता है। 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है। 13,000 किलोमीटर वेट मैक्सिमम लेकर टेक ऑफ कर सकता है। 36 आर्म सोल्जर्स इंटरनली इसमें बैठ सकते हैं और 4500 kg का लोड ऑन सिलिंज ले सकता है, मतलब हेलीकॉप्टर में जो लोड या कुछ बांध के लटका देते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वेट ऑन सिलिंज। तो ये 4500 kg का लोड उठा सकता है। ऐसा नहीं कि इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करता है। इस क्रैश के बाद इसकी ऑपरेशन एफिशिएंसी पर कई तरीके के क्वेश्चन मार्क्स रेज किए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इसके एक्सीडेंट्स पहले नहीं हुए हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस Mi-17V5 के पहले भी हो चुके हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग इसकी चपेट में भी आए हैं, उनकी मौत भी हुई है। स्टिल वर्तमान में दुनिया के लगभग 60 देश इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड इराक। फर्दर अफगान एयरफोर्स में भी ये हेलीकॉप्टर्स थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास वर्तमान में ये 200 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, लगभग 200 तो कम से कम हैं ही। ये सारी बातें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्प्रिंट 04 मार्केट टेक के बारे में है। हैकाथन मतलब एक काइंड ऑफ चैलेंज आयोजित किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी IFSC के द्वारा। इन्फिनिटी फोरम 2021 के तहत ही इसे आयोजित किया गया था। क्लोजर इवेंट के दौरान इसे आयोजित किया गया। इसे आयोजित किया गया, होस्ट किया गया IFSC गिफ्ट सिटी, जिसे आप गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बोल सकते हैं। कोलैबोरेशन रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE का। फोकस रहा कि हम कैपिटल मार्केट सेगमेंट पर फोकस करें। कैपिटल मार्केट सेगमेंट जहां पर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट या फिर वेंचर की कैपिटल की बात करते हैं। यहां पर फिनटेक को एक्सपेंड करने की बात की गई। फिनटेक का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे कंबाइन करके फिनटेक कह दिया जाता है। ये प्लेटफॉर्म सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ओपन था, पूरे दुनिया में जो भी फिनटेक में इन्वॉल्व है। फर्दर ये लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाएगा जो भी वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब है, जहां पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर वेरियस प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप की जा रही हैं, ताकि एक कस्टमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। ये इनोवेशन बेटर बैंकिंग और इंश्योरेंस के फील्ड में, सिक्योरिटीज के फील्ड में बढ़िया रास्ते निकालता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2021 को अभी लोकसभा में पास किया गया। बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसमें नहीं है, थोड़ी क्लैरिटी लाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो उन्हें एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दी जाती है, पेंशन जो एडिशनली दी जाती है या उनको जो फैमिली पेंशन दी जाती है, कुल मिला के कहा जाए, वो कब और किस रूप में दी जाएगी, किस एज पर दी जाएगी और एज का कैलकुलेशन क्या होगा,
दिया तो ये पहले भी जा रहा था, मैं आपको बता दूं कि उन्हें 80, 85, 90, 95 और 100 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद ये एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन दी जाती है। लेकिन कंफ्यूजन ये थी कि कैसे कैलकुलेशन किया जाए एज का। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट ऐड कर दिया गया है। यही बात है। की फैक्ट ये है कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी थी वो आर्टिकल 125 क्लॉज 1 में और सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई की गई थी। उसके बाद सरकार ने 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और पार्लियामेंट ने ये पावर अपने पास रख ली कि वो जजेस की सैलरी को इनहेंस करेंगे या उसके बारे में कानून बनाएंगे। पार्लियामेंट इस बारे में डिसाइड कर सकती है कि क्या होंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस। ध्यान दीजिएगा कि जो भी बदलाव किए जाएंगे इससे उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात को संज्ञान में लिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा जब भी लॉ बनाया जाता है। मतलब उनकी सैलरी को आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। अलाउंसेस वगैरह को कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जुडिशरी पार्लियामेंट के दबाव में ना रहे और इंडिपेंडेंट होकर काम करे। सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एक्ट 1958 के तहत वर्तमान में उनकी सैलरीज वगैरह को रेगुलेट किया जाता है। फर्दर पार्लियामेंट हाई कोर्ट के जजेस को भी क्या सैलरी दी जानी है उसे बाय लॉ डिटरमाइन कर सकती है। क्वेश्चन है, देखिए यहां पर यूपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? जवाब वही है, पार्लियामेंट। ये काम पार्लियामेंट ही करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गुरु तेग बहादुर जी के बारे में है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें अभी हाल ही में श्रद्धांजलि दी उनके शहीदी दिवस के अवसर पे। इनका जन्म गुरु के महल में हुआ था जो वर्तमान में उसी नाम से एक गुरुद्वारा है अमृतसर में। इनका जन्म 1621 में हुआ था। ये गुरु हरगोविंद साहिब जी के 5वें और सबसे छोटे बेटे थे। बचपन का इनका नाम त्यागमल था। ये सिखिज्म के 9वें गुरु बने। 8वें गुरु गुरु हरकिशन जो कि 1656 से 64 के बीच में थे, ये उनके बाद आए। और गुरु तेग बहादुर जी के बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, 1666 से 1708 के बीच में ये रहते हैं। क्या कंट्रीब्यूशन रहा गुरु तेग बहादुर जी का? इन्होंने नॉन मुस्लिम्स का जो इस्लाम में फोर्सफुल कन्वर्जन किया जा रहा था ड्यूरिंग द रीन ऑफ औरंगजेब, उसका सख्ती से विरोध किया। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ हैम्स भी कंट्रीब्यूट किए जिन्हें आप श्लोक या कपलेट बोल सकते हैं। ये कई सारी जगहों पर ट्रेवल करके जो गुरु नानक जी हैं उनकी टीचिंग्स को प्रीच करते हैं। इन्होंने कम्युनिटी किचन और वेल्स को भी स्टैब्लिश करवाया जहां पर सभी लोग एक साथ खाना खा सकते थे और पानी पी सकते थे। चाक ननकी पंजाब में एक टाउन इनकी तरह फाउंड किया गया जो बाद में आनंदपुर साहिब का हिस्सा बन गया। एक बहुत ही होली सिटी है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। अगर हम गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी की बात करें तो वो 1675 में होती है जब औरंगजेब इन्हें पब्लिकली मरवा देता है। गुरुद्वारा सिसगंज साहिब और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब दिल्ली में वो साइट्स हैं जहां पर इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था। ये लोकेशन है। और गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब वो जगह है जहां पर इनका क्रिमेशन किया गया। तो शहीदी का प्लेस है गुरुद्वारा सिसगंज साहिब। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कीन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। कीन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट ये पहला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत, जहां पर नदियों को जोड़े जाने की बात की जा रही है। कीन और बेतवा ये दोनों ही नदियां यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। देखिए यहां पर है यमुना नदी। ये नदी जो आपको यहां पे दिख रही है ये है बेतवा, ठीक है। और ये जो नदी यहां पे आ रही है ये है केन। यहां से केन को हम लिंक कर देंगे बेतवा से, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो केन का पानी यहां पर बेतवा में जाएगा। अभी मत कहिएगा कि पानी ऊपर कैसे जाएगा, वो पेज में दिखता है ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ, जमीन पे समतल ही होता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये यूपी और एमपी के कई सारे राज्यों में फैलेगा, जैसे कि टिकमगढ़, पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी के, यूपी में झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा डिस्ट्रिक्ट। 2 फेज में प्रोजेक्ट चलेगा। पहले फेज में दौधन डैम कॉम्प्लेक्स, कीन बेतवा लिंक कनाल और पावर हाउस बनाया जाएगा। सेकंड फेज में लोअर ओर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट और कोठा बराज बनाया जाएगा। कीन बेतवा प्रोजेक्ट का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यह है कि जो वाटर स्टार्व रीजन है, जहां पानी की कमी होती है बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, वहां पानी की भरपाई की जा सकेगी। ये 62 लाख लोगों को पीने के पानी की सप्लाई करेगा। फर्दर 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी जनरेट करेगा। 27 मेगावाट सोलर पावर भी जनरेट किया जाएगा। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, वैसे तो इसकी बात ब्रिटिशर्स के टाइम में ही शुरू हो गई थी। फर्दर इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने 1980s में इस पर काम करना स्टार्ट किया। प्लान्स बनाए गए। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान या लिंक इंडियन रिवर्स प्लान के नाम से पुकारा जाता है।
ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी नदियां जहां पर पानी ज़्यादा होता है उन्हें ऐसी नदियों में ट्रांसफ़र कर दिया जाए जहां पर पानी कम होता है, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो वो अल्टीमेटली समंदर में ही चला जाएगा। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA इसे मैनेज करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत आती है। आइए रिवीजन करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 स्टार जनरल होते हैं, ये तो सही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट काफ़ी बेनिफिट होगा जो वाटर स्टार्व रीजन है विदर्भ के, महाराष्ट्र के, उन्हें गलत है। ये बुंदेलखंड रीजन की वाटर नीड को पूरा करेगा। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स रशियन मेड हैं और खजान हेलीकॉप्टर्स इन्हें बनाते हैं, दैट्स ट्रू। गुरु तेग बहादुर जी, इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था मुगल एम्परर जहांगीर के ऑर्डर पे, ये गलत है। औरंगजेब ने इनके एग्जीक्यूशन के ऑर्डर्स दिए थे। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। सेशन की PDF आपको मिल जाएगी ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और PDF को डाउनलोड करके रिवीजन करिएगा। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।